मंदिर सभागार में बैठे तमाम सुधीजनों को मेरा एवं ज्योति आर्ट्स की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। दोस्तों, विगत 4 वर्षों से हम आपके सामने हैं। 2017 में शुरू किया था देखो मारो रंग 1, 2018 में देखो मारो रंग 2, 2020 में देखो मारो रंग 3 और जस्ट आज ही के दिन इत्तेफाकन पिछले साल 3 दिसंबर को हम आपके सामने थे। 3 दिसंबर 2020 में देखो मारो रंग 3 के साथ और 3 दिसंबर 2021 में देखो मारो रंग 4 के साथ हाजिर हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू। इस बार की प्रस्तुति हमने एक महान कला प्रेमी, कला संत जनाब माननीय श्री आमिर चंद जी को समर्पित की है। इनके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। आप संस्कार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री थे। विगत दिनों उनकी वो स्वर्गवास हो गया। उनका तवांग की यात्रा को वो जा रहे थे सांस्कृतिक कार्यक्रम के विषय में। अपना पूरा जीवन उन्होंने देश में सांस्कृतिक कला सेवा में निकाली और कला सेवा की भावना के साथ पूछ कर रहे थे और वो उनकी तबीयत खराब हुई और वो स्वर्गवासी हो गए। ये हमारे लिए एक व्यक्तिगत, एक सामाजिक बहुत बड़ा लॉस सभी कलाकारों का था। आपको पता है पिछले 2 सालों से लॉकडाउन में कलाकारों के पास काम नहीं था। हम भूखे मर रहे थे। उस वक्त में आमिर चंद जी की पहल से पूरे देश में कलाकारों के लिए कुछ राशि का फंड जुटाया गया और उसका गवाह मैं हूं, क्योंकि मेरे भी अकाउंट में कुछ राशि जब बुरे वक्त थे 2020 में लॉकडाउन में, मेरे अकाउंट में भी कुछ राशि संस्कार भारती की तरफ से आई थी और हमें उससे मदद मिली। हम शुक्रगुजार हैं ऐसी भावनाओं के, ऐसी कला के, ऐसे संत के। उनको हम इस कार्यक्रम को पूरा समर्पित कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्कार भारती के ही निर्विमान अध्यक्ष दिल्ली के श्री राजेश चेतन जी मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार ताली के साथ उसका स्वागत करें। ज्योति जी इस कला की सहायक मंत्री हैं। उनसे मैं चाहूंगा कि वो मंच पर कृपया मुख्य अतिथि जी को लेके आए ससम्मान। दोस्तों, इन्हीं की वजह से हम आपके बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियां। हमारे बीच में संस्कार भारती के ही हमारे बड़े भाई रोहित त्रिपाठी जी मौजूद है। मैं चाहता हूं वो भी कृपया मंच पे आए। ज्योति जी, रोहित जी को कृपया मंच पे सम्मान लिया है। जोरदार तालियां। ये ऐसे कला प्रेमी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला में लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। जोरदार तालियां। देखिए आरती भी हो रही है, भगवान भी खुश है। तालियां। हमारे भी हम सबके बड़े भाई दिल्ली रहकर महापंचायत सभा के प्रधान श्री प्रतीक चांदुले जी मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि मंच पे आए। ज्योति जी बरकले आइए। बड़े भाई की तरह है, हर वक्त साथ खड़े रहते हैं। बड़े आयोजन में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे दुतानिया जी हमारे बुजुर्ग, हमारे सहयोगी दुतानिया जी मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि वो भी मंच पर आए। ज्योति जी सर को मंच पर आइए। आइए सर, आप हमारे बहुत बुजुर्ग आइए। आइए। बुजुर्गों का आशीर्वाद जीवन के हर मोड़ पर होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप मंच पर आए, हमें आशीर्वाद दें। थोड़ा कष्ट होगा आपको, आप इधर जो आए हैं। थैंक यू।
आज की जो प्रस्तुति है, मैं थोड़ा सा भूमिका बना दूं। कलर व्हील दरभंगा बिहार से हमारे साथी विजयदास देथा की कहानी आपके बीच के राइटर है। राजस्थानी शेक्सपियर कहा जाता है उन्हें। अमूमन आपने उनके नाटक कहानियां मंच पर पिछले विगत 4 वर्षों से देख रहे हैं। श्याम कुमार सारी के निर्देशन में जूना सांप बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो देखेंगे आप। दूसरी कहानी राहुल शंकर जी जबलपुर एमपी से अपनी टीम लेके आए हैं। उनका एक नाटक है प्रकाश और छाया, रियलिस्टिक नाटक है, वो आपको देखने को मिलेगा। मैं माननीय मुख्य अतिथि जी से आग्रह करूंगा और सारे अतिथियों से आग्रह करूंगा कि हमारे माननीय अमीर चंद जी की स्मृतिवश उन पर पुष्पांजलि करें एवं दीप प्रज्वलित करें। सर धन्यवाद। अपना स्थान ग्रहण करने हमारे अतिथि लोग। कुछ औपचारिकताएं होती हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान ज्योति जी पुष्प से करें। इसी कड़ी में पुष्प से सम्मान हमारे बड़े भाई रोहित त्रिपाठी जी का ज्योति जी से आग्रह करूंगा कि वो सम्मान करें। दोस्तों, सिर्फ तालियों की धूप हमें जिंदा रखती है। अच्छा खाना हम नहीं खा पाते हैं, सिर्फ प्रतीक मोहन चांदोले जी का स्वागत मैं चाहूंगा ज्योति जी करें। जोतानिया जी का स्वागत मैं चाहूंगा ज्योति जी करें। एक छोटी सी भेंट, एक छोटा सा स्मृति चिन्ह, ताकि हमारे मुख्य अतिथि आजीवन अपने कक्ष में रखें और हमें याद करें कि हमने एक कार्यक्रम माननीय अमीर चंद जी की याद में किया था। हम उन्हें कुछ नहीं दे सके, सिर्फ एक स्मृति दे सकते हैं, एक ट्रिब्यूट कर सकते हैं। वो बहुत बड़े हमारे गुरु जैसे थे, बहुत सहायक थे, बहुत मददगार थे सारे कलाकारों के लिए। मैं चाहता हूं कि ज्योति जी उनको ज्योति जी स्मृति चिन्ह आदेश आया है कि मैं सबका सम्मान करूं, इसलिए मैं माइक ज्योति जी को देता हूं। मैंने आदेश नहीं दिया है, रिक्वेस्ट की है कि ज्योति आर्ट्स के जो प्रेसिडेंट हैं श्री सजाद हुसैन खान साहब हमारे माननीय अतिथि का स्वागत करें। इस सभा को और स्मृतिमय बनाते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे लिए आशीर्वचन के रूप में हमारे मुख्य अतिथि श्री राजेश चौतन जी दो शब्द आशीर्वचन के रूप में बोले। मंदिर में आरती हो रही है और इधर हमने दीप जला दिया, सांस्कृतिक दीप। प्रज्ञान भाई बहुत अच्छा संचालन करते हैं आप, और ज्योति जी ने इतना अच्छा आयोजन कोविड के भीषण काल में किया है। एक बार ज्योति जी के लिए तालियां तो बनती हैं। मंच पर विराजमान जगदीश जी, जोतानिया, भाई प्रदीप जी,
मेरे संस्कार भारती के साथी, मेरे मित्र रोहित त्रिपाठी जी, मैं मंच का कवि हूँ और कोविड में गंगाराम हॉस्पिटल में आपके पड़ोस में 10 दिन एडमिट रहा, लड़ता रहा कोविड से। कोविड के बाद इतनी बड़ी संख्या में नारी शक्ति और इतने भाई लोग मैं पहली बार देख रहा। ज्योति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने देखो महारो रंग इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। मैं आपका आभारी रहूंगा। आज एक कला ऋषि को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में उनका जन्म हुआ और कलाकारों के लिए, कला के लिए, संगीत के लिए, नाट्य के लिए, कविता के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था। वो संस्कार भारती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनका संबंध रहा। आजीवन वो विवाह उन्होंने नहीं किया, पूरा समय, पूरा जीवन देश को, समाज को समर्पित कर दिया। ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी वो हमारा साथ छोड़ देंगे। मात्र 56-57 साल की आयु में वो नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पे गए थे। वहाँ हाइट के ऊपर ऑक्सीजन कम हुई और हार्ट अटैक हुआ उनको, और वो हमारे बीच से इस समय इस संसार को छोड़कर चले गए। पर आज मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि मैं जब ये चित्र देख रहा हूं अमृतचंद जी का इधर इधर इधर, तो ये कला ऋषि संत ये कभी मरते नहीं है। इसलिए नेताजी के लिए कहा जाता है, जो नेता लोग होते हैं, इंदिरा गांधी ने ये कहा था, मोरारजी देसाई ने ये कहा था, महात्मा गांधी ने ये कहा था। पर जब कवि और कलाकार की बात होती है तो कहा जाता है कबीर ने कहा है, तुलसी ने कहा है। बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि आप जिनको सामने देख रहे हैं 15 से 20 साल का साथ है। एक बेटे की तरह इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं स्कूल खत्म हुआ ही था कि झंडे वाला गई थी और सीढ़ी चढ़ते वक्त मुझे पता चला कि ये सेवा भारती है। माँ सेवा भारती ने मुझे अंदर से लेकर, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा बदल दिया। वहाँ मैंने सेवा भारती मातृ छाया, जम्मू कश्मीर का प्रवास, सेवाधाम, ऐसी ऐसी चीज़ें देखी, ऐसी ऐसी बातें सीखी कि मैं यहाँ रहते हुए जम्मू कश्मीर में टॉयलेट धो के आई तो मुझे समझ में आया कि माँ भारती के ऐसे भी कई पुत्र हैं, ऐसे कई बेटे हैं, ऐसी बेटियां हैं जो अपना घर बार छोड़कर, अपना गांव, अपना घर, अपना शहर, माँ बाप, अपना परिवार छोड़कर माँ भारती की सेवा करते हैं। और मेरे जैसे बच्चे जो ना उनकी रिश्तेदारी में है, ना उनके जान पहचान में है, उनको अपना ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि वो कभी भूल नहीं सकते, वो कभी रास्ता भटक ही नहीं सकते। एक छोटी सी चिट्ठी लेकर आज से 15-16 साल पहले मैं इनके पास गई थी और मैंने कहा मैं ज्योति हूँ, मुझे सेवा भारती से भेजा गया है और कहा गया है कि अमृतचंद जी से जाके मिलिए। मुझे नहीं पता उस चिट्ठी में क्या लिखा था। उस चिट्ठी में जो भी लिखा था, शायद पता नहीं क्या लिखा था या जो भी लिखा था, कुछ ऐसा तो लिखा था कि मैं आज खड़े होके इनके लिए रो रही हूँ कि ये चले गए। मैं आधी रात में फोन करती थी, सुबह फोन करती थी, कभी भी फोन करती थी, किसी तकलीफ में फोन करती थी, मेरा फोन उठा के मुझे जवाब देते थे, मुझसे घंटों बातें करते थे। अपने जीवन के अपने एक्सपीरियंस उन्होंने जो किए वो मुझे बताते थे कि देखो ज्योति, यहाँ ये होता है, वो होता है, तुम ये सीखो, तुम ये करो, शांत रहना सीखो,
अपने पे काबू पाना सीखो। देवी हम सारा काम कर रहे हैं, बस तुम बोलो हमें करना क्या है। जब उनकी सूचना मुझे मुंबई में मिली तो मुझे विश्वास नहीं हो पाया। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कौन बोल रहा है, शायद झूठ बोलने जैसा बोल रहे हैं। मैंने बहुत सारे फ़ोन खड़काए, सुबोध जी को फ़ोन किया, भूपेंद्र कौशिक जी को फ़ोन किया और उनसे बोला नहीं जा रहा था। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं दिल्ली में रहते हुए यहाँ करोल मैन में जन्मी, मैं ये बलिया से आए, इन्होंने मुझे क्या सिखाया, मुझे क्या बोला मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन्होंने जो मुझे बोला वो मैं कभी भूल नहीं सकती। और मैं कुछ नहीं हूँ, अगर ये आवाज़ देते तो बहुत सारी ज्योति राह में इनके खड़े होकर इनको प्रणाम करती। मैं अकेली नहीं हूँ, पता नहीं कितनी ज्योति छोड़कर गए हैं, कितने रास्ते बनाकर गए हैं, कितनी बातें समझा कर गए हैं, क्या इन्होंने बोला, इनके आशीर्वाद में क्या जादू था मुझे नहीं मालूम। बस मैं ये चाहती हूँ कि इन्होंने जो मुझे बोला वो मैं कभी ना भूलूं। और हर साल, हर वक्त, हर समय मैं कलाकार के रूप में ज्योति चेलिया आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के बस खड़ी रहूं कि आप आए और हमारा कार्यक्रम देखें, ऐसे महापुरुषों को सम्मान करें जो कहीं से आते हैं और बहुत कुछ करके चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि 2 घंटा हम इस कार्यक्रम में जा रहे हैं, हमारे घर में क्या होगा, आरती करनी है, खाना बनाना है। उन्होंने तो पूरा जीवन ही दे दिया, पूरा जीवन। एक बार मैं इनके पास ऑफिस में कार्यालय पहुंची संस्कार भारती, तो मैं किसी बात पर रोने लगी, मुझे किसी बात पर गुस्सा था, कुछ शिकायत कर रही थी इनसे। तो उन्होंने कहा देखो अभी तुमसे 10 मिनट पहले हमारी बहन का फोन आया था, वो भी रोती ही रहती हो, तुम भी रोती ही रहती हो, सब हमारे पास रोते रहते हैं। कभी हंस भी लिया करो देवी, कभी हंस भी लिया करो। तो समझ लीजिए कि वो कितने महापुरुष थे या कितने शांत व्यक्तित्व के स्वामी थे कि मैं जाके उनके पास रो रही हूँ। अमित चंद जी मेरी बात सुनिए ना, वो सुनिए ना, वो आपने मुझे बताया नहीं, आपने मुझे ये बात बोली नहीं, आप बड़े खराब हैं, आप ये हैं। बस मेरे पास अब शिकायत करने के लिए कोई नहीं है। वो चले गए, एक तस्वीर में आ गए हैं, लेकिन हमेशा साथ रहेंगे, यादों में रहेंगे। संस्कार भारती कार्यालय की सीढ़ियाँ ऊपर धूप में बैठे हुए ये मुझे नजर आते हैं। आप लोग आए, आपने ये सम्मान दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी इतनी सी तरह से मेरे कार्यकाल में मेरे पास बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, मैं अगर नाम ले सकती तो मैं बता नहीं पाती आपको कि कैसे कैसे महापुरुषों को मैंने देखा जो चले गए। और पिछले साल बृजमोहन सेठी जी भी गुजर गए, माननीय बृजमोहन सेठी जी, उनकी श्रीमती जी को हमने यहाँ सम्मानित किया, उन्होंने भी हमें आशीर्वाद दिया हमेशा। और बस आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग आते रहें और हमारे कार्यक्रम देखते रहें। थैंक यू। मैं चाहूँगा कि हमारे अतिथिगण वापस अपना सम्मान ग्रहण करें। ज्योति जी आइए। कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्योति आर्ट्स के सहयोग से, आप सबके सहयोग से यहाँ हम फिर से उपस्थित हुए हैं। नाटक जूना सांप। तो साजन जीव जड़ी, साजन फूल गुलाब रो, सूघू घड़ी घड़ी पधारो मारे दे, पधारो मारे देश जी।
केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे दे पिया प्यारी डोला आओ नी नमस्कार। कलर बिल की तरफ से आप सभी को स्वागत और अभिनंदन। आज हम आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं विजयदान देथा की कहानी जूना सांप। नाटक शुरू होने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, आप अपने फोन साइलेंट या स्विच ऑफ कर लें ताकि नाटक के बीच में कोई परेशानी ना हो। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नाटक जूना सांप। एक था बामन, बूढ़े का दूसरो था, सो तो था ही, पर बामनी कलह की कुंजी, बिना बात झगड़ा करने में उस्ताद। घर में रात दिन झाए झाए चिक चिक लगी रहती थी। बामन को खाया पिया अंग न लगता था। राय में लक्ष्मी कब बसती है और यूं भी भिक्षा मांगने के अलावा बामन के पास और कोई अधिकार नहीं। हमने चुकाई है उसे चौगनी की मधुर लेके ही आऊंगा। हाँ, अरे इतना सुनहरा हार तो राजा जी के खजाने में भी नहीं होगा। क्या देता हूँ। सेठानी ने जैसे ही तिजोरी खोली, नौलखे हार की जगह नवजात बच्चा पलाए रो रहा था। सेठानी के हाथों से दूध की पत्ती धराई फूट निकली। सेठानी मारे खुशी से पागल सी हो गई। बांझ भला खूब फलेगी, इसका भरोसा तो भगवान को भी ना था, लेकिन ये तो भगवान की शक्ति तभी पड़े की बात थी। आइए ना, चलिए देखिए हमारा बच्चा कितना सुंदर है। आइए ना। निपुते सेठ की हवेली में माया की कोई कमी नहीं थी। माया बेहिसाब थी, लेकिन माया तो थी। माया को सहेज कर संजो कर रखने वाला जन्मा ना सारी माया धूल सलीकी रखती थी। अब सब करने के अलावा जाने क्या था, इसीलिए माया में ही लगाया। अरे भाई साहब, सावरिया ने सुन ली। हमरे भय नंद लाल रे शुभ घड़ी आयो नरदिया। हमरे भय नंद लाल रे शुभ घड़ी आयो नरदिया। काटे का पलना ना लायो रे नरदिया। काटे
सरोज का विवाह करा दिया गया। मैंने मनाने में कोई कमी नहीं रखी और तूने हट करने में भी कोई कमी नहीं रखी। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। मैं भी भीतर भीतर रोता हूँ। जो होना था तो हो गया। या तो कोई जुगत बताओ, वरना वरना मैं इसी बात पर सर पटक पटक कर प्राण दे दूंगी। वे सजना तुम्हारे हर के आगे मेरा कोई पत्नी चलता। तुम्हें क्या लगा मुझे दर्द नहीं हुआ? अरे भूख प्यास तो दूर आंखों से नींद तक गायब थी। जब जब पल के झपराता था तो उसमें तुम्हारी ही छवि मिलती थी। तुम्हारे साथ जीने का जो आनंद हमें इस लोक में आया है, उसका सपना भी तुम्हारे लोक में डूबा है। बन्नी जो बात हाथ से निकल गई उसकी चिंता करने का कोई साथ नहीं। तो ठीक है, मेरे जीने का भी अब कोई साथ नहीं। मरने के बाद अगर साथ नजर आए तो ख्याल रखना। सजना सजना तुम्हारे हट के आगे मेरा बिल्कुल ही मन नहीं चलता। तुम्हारे लोक की स्थापना के बाद जो एक बात भेद की तरह छिपी हुई थी, मैं बात तुम्हें बताता हूँ। तो ले जा अपना जूना सांप, जा। जा। बोल कुछ बना जाओ जी, मन जीव कराओ जी। अरे क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी। हरी शरारत सब जानू मैं चौधरी, मारे चले वो न पुकारी में कह लगे। हमारे गढ़ में जाई मोर नीले चंदा में जाई, चांदनी मन दामन में बांधी। धूम 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 हो, हमारे गढ़ में जाई मोर नीले चंदा में जाई, चांदनी मन दामन में बांधी। धूम 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 धूम। बांधने की क्या बात है? जूना सांप नाच करना शुरू करने के बाद जब इंद्र भगवान को होश आया, तब उन्होंने सोचा कि अच्छा हुआ कि सौदा इतने में ही पलट गया, नहीं तो पूरा इंद्र अवध देना पड़ता था। लेकिन समस्त दरबारियों में एक चिंता थी कि ये काम पूरे होने पर इनमें इतनी खुशी क्यों है। वापस मृत्यु लोक में जाने के उपरांत
ज्यादा चतुर मुनीम चालाक बेचारी ना तो कभी कर सकी है और ना ही कभी सपने में कर सकेगी। मोर लिए कैसा तेरा मारे ही कोले महीना हरी शरारत सब जानू मैं तो नहीं मारे चले वो न भूलना दिल में कह लगे हमारे दिल मोरे लिए हम सारी चांदनी मन दामन में पल धीरे धूम अच्छा है। हाँ, हम सारे लोग बैठ जाते हैं। ये जो हम लोग लाए हैं बॉम्बे से प्रस्तुति प्रकाश छाया, ये एक लव स्टोरी है। आप लोगों को बहुत मजा आएगा, मुझे मालूम। इसके हीरो का नाम है यज्ञदत्त मुखर्जी, लेकिन सुरमा उसको प्रकाश कह के बुलाती है। सुरमा मतलब हीरोइन। मैंने दोनों का नाम बता दिया आपको। तो अब आप ये सोचेंगे कि सुरमा लव स्टोरी का जो हीरोइन है सुरमा और यज्ञ, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? क्या ये पति पत्नी है? आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई पति पत्नी नहीं है। तो फिर आप ये सोचेंगे कि अच्छा लवर होंगे। तो मैं बोलूँगा नहीं, आप अपने दिमाग के घोड़े अभी मत दौड़ाइए, नाटक देखेंगे फिर हम खुलते हैं ऊपर। फिर आप सोचेंगे कि अच्छा लवर भी नहीं है तो क्या इनके बीच में वो गंदा वाला रिलेशन है, दोनों अवैध संबंध? ये बिल्कुल विशुद्ध प्रेम संबंध है, एकदम प्रेम संबंध है ये। और हम लोग जो पीछे में बात कर रहे हैं वो थोड़ी देर शांत रहेंगे, बड़ा मजा आएगा वाकई नाटक देखने में। तो ये शुद्ध प्रेम देख लीजिएगा। और फिर मैं बता देता हूँ, हमारा अपना ये यज्ञ है, इसका नाम 23-24 साल है। और अभी जो सुरमा है जिसको छाया भी पुकार लेते हैं, इसकी उम्र है 21-22 साल। शुरू कर देते हैं नाटक। छाया छाया, अरे मैंने आज से तुम्हारा नाम छाया रख दिया है। क्यों? सुरमा में क्या बता दे? वो क्या ना, तुम मेरे पीछे पीछे घूमती रहती ना, इसलिए तुम्हारा नाम छाया। अच्छा, तो आज से तुम प्रकाश। ना बाबा, मैं तो यज्ञदंती ही बना। नहीं, मैंने तुम्हारा नाम बदला तो क्या तुम भी मेरा नाम बदलोगी? नहीं, ऐसा तुम मेरे साथ अपने मन से क्यों नहीं बदला सकते? मेरी मर्जी। अच्छा, यहाँ पे भी रानी की मर्जी से महारानी तो मैं हूँगी। कुछ नहीं, प्रकाश। देखो, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ छाया तो होती है। इसीलिए आज से तुम प्रकाश और मैं छाया। प्रकाश महाशय, तुम सूखते क्यों जा रहे हो? खाते क्यों नहीं? बढ़िया। झगड़ा लगे हैं? लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तुमने पूछा? तो बता, तुम सूखते क्यों जा रहे हो? खाते क्यों नहीं? क्या हुआ? तुम शादी करो। क्यों? शादी कब? अरे इसका जवाब मैं रोज दे देता हूँ तुमको। नहीं, तुम्हें करनी पड़ेगी। अच्छा ये बताओ, तुम क्यों नहीं करती हो शादी? अच्छा ठीक, तुम्हारे मन में क्या है मुझे तो साफ साफ बता दो। या मेरे पहले तो नहीं पड़ी। अरे लेकिन वो ठीक तो कह रहे हैं मुनीम जी, अब जब कारखाना चल नहीं रहा है तो अपन दे सकते हो ना उसको। नहीं नहीं नहीं, अरे खाना लगा, खाना खाते खाते बात करते हैं ना। बड़ी परेशानी हो रही है, ऐसे में किया तो कुछ नहीं कर रहा। शोभा, आपको पता था कि हम दोनों पहले से खाना खाने आने वाले हैं? तो दीदी आप भी अभी खाओगे क्या? बड़ी भूख लगी है। वो बहू की खाती है, वो बहू है ना, वो चक्की लेने गई। बहू
बताओ अच्छा, क्या क्या नुकसान होगा उससे, क्या फायदा होगा, बताना मुझे। देखिए बाबू, लापरवाही के कारण नुकसान है। देखो, अगर जायदाद बेचना है तो बहुत आसान है, लेकिन जायदाद बनाना बहुत कठिन है। समझे महाशय? वाह, तो इनाम की बनती है। अरे वाह, शुक्रिया जी। क्यों भाभी, समझाओ इन्हें, कारखाना बेचने चले। अरे भाई, गलती हो गई तो हो गई, कोई नहीं, उसे सुधारना सीखो। ये क्या कि मुंह फेर लिया? बोलो इन्हें कुछ। दीदी, आप कह रही हैं तो ठीक ही होगा। वैसे ये व्यापार आपस की बातें मैं क्या जानूं? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि खाना मैंने बनाया था और इनाम आपको मिल गया। अरे भाभी, तुम ही रख लो, ये लो। मुझे लगा मेरे सुझाव के ऊपर इनाम है। थोड़ी सी सब्जी है, चटनी बहुत अच्छी बनाई, रोज ऐसी खाना बनाया करो, आत्मा तृप्त हो गया। सुनो, हाँ, भाभी क्या यही रहेंगी नीचे वाले कमरे में? देख लो किसको कहाँ रहना है। तुम कुछ कहोगे नहीं? मुझे कुछ नहीं है। जिम्मेदारी लेना सीखो। आज क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? खुद भी अपनी औकात होती है, ज्यादा भरोगे थक जाएगा। ज्यादा भरोगे फट जाएगा, ज्यादा हवा भर रही है फट जाएगा। मुझे समझ और तुझे चक्कू है, टमाटर है, सब दूंगा। भाभी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, डॉक्टर को बुला दूं क्या? अरे नहीं दीदी, डॉक्टर अर्जुन की दवाई खाने की आदत नहीं है ना, कभी खाई नहीं। बस ऐसे ही थोड़ा बुखार आ जाता है, 2-4 दिन उपवास करूंगी ना, सब ठीक हो जाएगा। पर मुझे तो आपकी बड़ी चिंता रहती है। देखिए तो, आपका बुखार जाने का नाम ही नहीं लेता। मेरा क्या है भाभी? भाभी, हाँ? मैं सोचती हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, कुछ दिन के लिए बाहर चली जाती हूँ, फालतू में तुम लोगों के ऊपर बोझ बनी हुई हूँ। नहीं दीदी, ऐसा सोचना भी नहीं। बहू आई। दीदी, भाभी, उनकी तबीयत कैसी है? आप सदा नहीं है। कहने आई हूँ कि बोलो ना भाभी। अब मुझे छुट्टी दे दो दीदी, मुझे जाना है कहाँ जाओगी मैं? कहीं। देखो ना, बेकार तुम्हारे बीच में आ गई, मेरे कारण तुम्हारी गृहस्थी में बुरा होने लगा। बस, अब मुझे जाना है दीदी, अब मुझे जाना है। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है भाभी। बहू, बहू, बहू तुम यहाँ बैठी हो? मैंने तुम अपने से मना किया था ना। तेज बुखार आ रहा है, पिछले 8 दिनों से बीमार है, लेकिन इसको कोई होश नहीं। उठो, उठो यहाँ लेटो। मना कर रहा हूँ, फिर भी कोई घर में मेरी बात नहीं मानता। कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है। 8 दिन हो गए शुभोदा, डॉक्टर को नहीं बुलाया?
काहे का डॉक्टर दीदी, ये जब माने तब ना, परसों सवेरे की बात, सुबह सुबह नल के नीचे अपना सर भिगा रही थी। मुझे मरना है, मुझे मरना है, बड़ी मुश्किल से बचाया उसको। अगर यही हाल रहा तो इसका बचना मुश्किल है। वो क्या कहते हैं? वो क्या कहेंगे, उनको पता भी नहीं है, वो अपने चोट के कारण पड़े। जाने भगवान इस घर को किसकी नजर लग गई है। डॉक्टर ने कहा अगर इसका ख्याल नहीं रखा गया तो ये मर जाएगा, इसे संभालिए आप। सुनो, भाभी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि उनका बचना मुश्किल है। जल्दी आओ। भाभी, डॉक्टर आए, रात भर प्रयास किया, सवेरे निराश हो गए। भाभी उठो ना, भाभी, भाभी उठो ना, उठो ना पहले, उठो ना। एक बार आप छोड़ के कह दो कि तुम्हें माफ कर दिया गया। दोनों से कुछ कह लेना चाहते थे, कुछ सुन लेना चाहते थे, पर अब कौन बोलता, कौन सुनता। बहू तो सारे मान अपमान सबको छोड़कर अंत में विलीन हो गई। उधर सुरमा की आंखें भी आकाश की ओर कुछ तलाश रही, कोई प्रकाश नहीं मिला। सुरमा की आंखें भी बंद होना चाहती थी, उसके दिल की धड़कन भी मध्यम पड़ने लगी। नौकर आए, दीदी, 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 वो दीदी, वो कहाँ है शुभदा? वो चले गए, हमेशा हमेशा के लिए चले गए। चलिए, हमेशा साथ बना हो जाने से एक जश्न तो बरपा होता है। कुछ कह गए हैं मेरे? हाँ दीदी, कह गए मीनू जी से कितने रुपए चाहो लेते रहना, और जहाँ चाहो वहाँ रहो। वहाँ रहना ठीक नहीं समझाए कोई परवाने को ये दीदा, ये दीदा।
नहीं आई। क्या करूं मैं, क्या करूं? फिर तो मैं दूल्हे को लग जाता हूं। तभी दुल्हन को ही दुख होगा। इस रूप को दुख हुआ तो ना बादल बरसेंगे, ना बिजलियां चमकेंगी, ना सूरज उगेगा, ना चांद। सारी कुदरत उलट-पुलट हो जाएगी। हाँ, ये भी ठीक है। ऐसे रूप को कष्ट पहुंचाने से तो खुद ही कष्ट उठाना अच्छा। वहां कितनी देर रुकते, आखिर तो चलना ही था, तो चलो रे भाई। ये दूल्हा कितना खुशनसीब है। भूत के रोम रोम में सूले खुदने लगी, किए में भट्टी कहे खुदी। पिछों की जलन के मारे ना जिया जाता है ना मरा जाता है। जीते जी ये जलन कैसे सहे, पर मरने के बाद ये जलन भी कहां। भाया, ओ भाया, पार्टी तो गई। क्या? पार्टी के अधीन होते ही भूत बेहोश हो गया भाई रे। और उधर पार्टी में बैठे दूल्हे की भी उलझन कम ना थी। दो घड़ी हो गई सर खपाते, पर ब्याह के खर्च का हिसाब न मिल रहा। बापू साहब घरे गुस्सा होंगे, ऐसी भूल चूक से मैं बहुत नाराज हो गया। हिसाब और व्यापार का सुख ही असली सुख है। आपने मुझसे कुछ कहा? ना वहीं से नजर हटाकर जरा बाहर तो देखो, कितने बेर हैं। जरा उतरकर एक दो मुट्ठी बेर तो ला दो। भाजी के डब्बे, अरे बावली बेर तो गवार खाते हैं। कड़े इसकी चाह कैसे हुई? अगर भूख लगी हो तो रखी में से मिठाइयाँ निकालूं। जी भर कर खाओ। नहीं, मुझे तो थोड़े बेर ला दो। आपका बहुत सुनना दूंगी। आप तकलीफ ना उठाना चाहे तो मुझे आज्ञा दें, मैं ले आती हूँ। अरे भाग्यवान, जंगली ही बेर तोड़ते हैं और जंगली ही खाते हैं। मखाने खाओ, पतासे खाओ, इच्छा हो तो मिश्रियां रोको। इन गंदे बेरों का घर पे नाम न लेना, लोग हंसेंगे। हंसे तो हंसे, हंसे तो हंसे, हंसे तो हंसे। इतना कहकर दुल्हन पार्टी से कूद गई। तितली की तरह वो केर केर पर उड़ने लगी। थोड़ी देर में पल्लू में लाल चुट्ट बेर लेकर वापस आई। होठों और बेरों का रंग एक जैसा था। लो लो ना, आपकी मर्जी, अपनी अपनी पसंद है। इन बेरों के बदले अपना नौला का हार भी केक में टाक दूं तब भी कम है। ऐसी पुअर बात फिर मत करना, बापू साहब घने नाराज होंगे। रूप की बजाय गुणों की ज्यादा कदर करें। अच्छा, अब समझी। तो आप उनके डर की वजह से हिसाब किताब में लगे हैं। पर हर काम अपनी अपनी ठौर अच्छे लगते हैं। ब्याह की बेला में हिसाब में रूठना कहाँ का न्याय है? भाई ब्याह होना था सो हो गया, लेकिन हिसाब तो बाकी है। ब्याह के खर्च का हिसाब लगाकर बड़े तीज के दिन दिशा पर जाना है। ऐसा शुभ मुहूर्त फिर 7 साल लाएगा। क्या क्या कहा? दिसावर जाएंगे? सुना है आपके यहाँ तो धन के भंडार भरे हैं। इसमें क्या शक है? गोदमणी आंखों से देख लेना, अरे हीरे मोतियों से तहखाने भरे हुए हैं। लेकिन धन को दिन दुना रात चौगुना बढ़ता ही अच्छा लगेगा। और ऐसा नामी मुहूर्त कैसे छोड़ा जा सकता है? आखिर व्यवहार भी बढ़िया का धर्म है। दुल्हन अबोली फेंकी, पीहर की बातें सोचने लगी। इस घड़ी के भरोसे घर आंगन छोड़ा, माँ बाप का बिचो सहा, बुढ़े बुढ़िया आंख बिचोनी सब छोड़कर इस घड़ी का हाथ थामा। और ये तीज के दिन शुभ मुहूर्त की घड़ी दिसावर जाना चाहते हैं।
पार्थिव सुख और संतोष के लिए पराये भाव का निवास कबूल किया। इस सुख के बदले 3 लोक का राज मिले तो भी किस काम का? दुनिया की समूची धन संपत्ति देकर भी ये बीता। न्याय होने में ये देर लगी। मशक तो हमारी बहुत खाते में जाएगी, पर न्याय करने का जिम्मा कुछ सोच समझ कर ही उठाया। क्यों जी, हुआ कि नहीं अदल न्याय? हमारी तरफ से सोने की अंगूठी भेंट कर दीजिए। भाया, मैं राजा नहीं जो न्याय करने का मोल हूँ। मैंने तो अटका काम निकाल दिया, और ये कुछ मारी किस काम की? ना ही मारी उंगली में आएगी, ना ही मारी लाठी में। भाया, मारी बेड़े भी मारी तरह अबूझ है, एकदम बावड़ी, घास खाती है, सोना सूंघती तक नहीं। अरे ये चीजें तुम अमीरों को पकती है, तुम रखो, ठीक है? और सुनो, इस मशक को उठा के पानी में फेंक देना, ये ना हो कि भूत निकल के बाहर आ जाए, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। राम राम। अरे नहीं खड़े, ले जाओ। आ जाओ। अब जाके कहीं भूत को गडरिये के उज्जट न्याय का पता चला, फिर भी दीवड़ी के अंदर से ही चिल्लाया, गडरिया! गडरिया! नदी की आटा पाटा बहती तेज मिली, उसका जीवन सफल हुआ और उसकी मौत सार्थक हुई। तो मशक को नदी में फेंककर सेठ का बेटा और गांव वाले दूल्हे बेग से गांव की ओर चले। हवेली पहुंचकर वो सबसे पहले सॉरी में गया। गडरिये के उज्जट न्याय की पूरी बात बताए बिना उसे रहना गया, और वो दुल्हन, वो तो सब कुछ काट की कुत्ती की नाई चुपचाप सुनती रही। अरे थारा चेहरा क्यों उतर गया? आरा कोई कसूर थोड़ी रहा है इसमें। अरे जब जन्म देने वाले माँ बाप ना पहचान सके तो तू कैसे पहचान? और चिंता ना कर, उस भूत में भी लक्षण मुताबिक बात भी थी। दीवड़ी में बंदा हुआ, खूब चीखा, खूब चिल्लाया, गडरिये छोड़ दे, गडरिये बाहर निकाल दे। और हम इतने भोले कहाँ जो छोड़ देते उसे? अरे इन्हीं हाथों से हमने, इन्हीं हाथों से उसे घुमा घुमा के नदी में फेंका। तब कहीं जाके उसका चीखना चिल्लाना बंद हुआ। चांद जाए फिर कभी छल ना करेगा। दुल्हन सब कुछ चुपचाप सुनती रही। उसके बाद तो घर वालों ने जैसा चाहा जच्चा ने वैसा ही किया, कभी भी किसी बात का पलट कर जवाब नहीं दिया। राम जाने इस मेड़ी में से कितने जीवन भुगतने होंगे, पर आंचल छूटती बिटिया को बड़े होकर लुगाई का ऐसा जीवन ना जीना पड़े तो माँ की तो सारी पीड़ा सार्थक है। यूं तो ढोल डाकरों को भी उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं बरतते, एक बार तो सर ढूंढते ही हैं, पर लुगाई की अपनी मर्जी होती ही कहाँ है? मसान ना पहुंचे तब तक मेड़ी, और मेड़ी से सीधा मसान। करने के लिए मैं आग्रह करूंगा चांदोलिया जो कि आपके बीच की लोकप्रिय नेता, जोरदार तालियां बजाकर हमारी भारतीय परंपरा का प्रतीक शाल उड़ाकर मैं
सम्मान करते हुए स्मृति चिन्ह कई अवार्डों के साथ ये अवार्ड रखा रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा जब हम सब मिलकर घर जाएंगे। जोरदार तालियां। ये सारा घर बार गांव घर छोड़ के सिर्फ और सिर्फ थिएटर, कथक, डांस, ड्रामा आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में मैडम करती रही हैं, खुल्ला जी करती रही हैं। ऐसे कलाकारों का हम ज्योति आर्ट्स बहुत छोटी संस्था है हमारी, लेकिन हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम इन कलाकारों का आपके बीच में, आपके इस गढ़ में सम्मान कर पा रहे हैं। हर मूर्ति में भगवान को एक ही रूप होवे, मने तो थारी मूर्ति में भी द्वारकाधीश के दर्शन होवे। आहा, जय द्वारकाधीश की। द्वारकाधीश की जय। ये जादू से तूने हमारी चंडिका देवी मूर्ति बदल दी। मैं तने और थारे द्वारकाधीश दोनों ने क्या मंदिर से बाहर फेंक दूंगा। जय चंडिका। बाबा रामदेव की जय। समाधि तो मैं ले रहा हूँ।
हरी है। हरी कहीं होगी? ये हिमाचल डाली द्वारा काकड़ी निकला, एक हरी समाधि देख रहे आप। अरे बावड़ी, आज तू जीती, मैं हारा। ये हरी समाधि तो दूजी भारी समाधि। समाधि की तैयारी कर। बाबा रामदेव की जय, बाबा रामदेव की जय। मैं आईना ढूंढ रहा हूँ, आजकल इंसानों में मैं इंसान ढूंढ रहा हूँ। अंधों की बस्ती में मैं आईना ढूंढ रहा हूँ, आजकल इंसानों में मैं इंसान ढूंढ रहा हूँ। पागल हूँ मैं, अनिरुद्ध बनकर जो सोचता हूँ पित्तल भी सोना हो जाएगा। मैं पागल हूँ, सोचता हूँ पित्तल भी सोना हो जाएगा, क्योंकि बेईमानों की बस्ती में मैं एक ईमान ढूंढ रहा हूँ। बेईमानों की बस्ती में जात-पात मिटाने के लिए हमारा सांस्कृतिक जलसा निकला है। ज्योति जी ने हमें ऑफर दिया, इस देश में एकता चाहते हैं हमारे, इस देश में हमें भेदभाव नहीं चाहिए। आदमी जिंदा चाहिए, आदमी का सम्मान होना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में गोखले साहब मराठी में काम करते हैं, हिंदी पहली बार काम कर रहे हैं, इसलिए ज्योति जी के लिए तालियां बजाते हैं। पता नहीं हमारी हिंदी और लोगों के पास पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, ऐसा है हमारा काम। क्योंकि इतने बड़े सुमन कुमार साहब बैठे, जिनके सामने हम लोग काम करें, गोखले साहब बैठे, कृषि मंत्रालय के कमिश्नर बैठे, सज्जाद साहब बैठे, हमारे यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते। आप लोग काफी देर से नाटक देख रहे हैं। हाईकोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे हैं, मिस्टर रामदेव एडवोकेट बैठे, मुझे अभी भी दिखे हो। तो लोग कम है, लेकिन हमारे लोगों में दम है, क्योंकि हम लोग पेश करेंगे। पता नहीं आप लोगों को डर तो नहीं लगेगा, भाग तो नहीं जाओ। बुद्ध को बता रहे हैं हम आपके सामने, जात-पात मिटाने की बात कर रहे हैं, संस्कृति जैसा आया है दिल्ली शहर में, तो साथियों कुछ तो गड़बड़ है। माटी का मिट्टी का खेल नहीं है। हम शिवाजी महाराज की भूमि से आए, हम बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि से आए, तो शिवाजी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर जी की भूमि को यहाँ रखना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम देश भी चलाते हैं। इस शेर के बाद, आखिरी शेर के बाद मराठी गीत मैं इन्हें आज समर्पण करने जा रहा हूँ गोखले साहब के लिए। एक मराठी गीत के बाद फिर से राजस्थान के फोक सॉन्ग पिछड़े वाले जितने लोग हैं उतने रुकिएगा, बहुत मजा आएगा। अगली बार हम 10,000 लोगों के बीच आने वाले हैं, क्योंकि आज सुमन कुमार साहब बैठे हैं, उनको मालूम है मेरे लिए वो गुरु बहुत बारीक बारीक नजर से देखते हैं, कौन क्या करता है, कैसा नाटक करता है, किधर क्या चले, सारा दिमाग में घूमते रहते हैं। उनकी बातों को देखते हुए बैठते रहता है। सर आपको छोड़ने का मन नहीं होता, लेकिन मैं जंगल में हूँ, चंद्रपुर गढ़चिरोली के नक्सलवादियों के जिले में, और अब देश में छोटे को गिराना नजरों से बड़े लोगों, छोटे को गिराना नजरों से बड़े लोगों। क्या बात है छोटे को गिराना। जस्टिस साहब, देखो मैं जस्टिस साहब को सलाम कर रहा हूँ, किसी को राम राम करता हूँ, किसी को नमस्कार करता हूँ, किसी को जय भीम कहता हूँ। यही भारत की पहचान है, जो बाबा साहब के संविधान की देन है। छोटे को गिराना नजरों से बड़े लोगों, हीरे 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 भी निकलते हैं, हीरे भी निकलते हैं। रेगरपुरा की खला